जब जब धर्म संसद का आयोजन हुआ तब तब एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगला गया। धर्म संसद में दिए गए बयानों पर कोर्ट को भी दखलंदाजी करनी पड़ी है। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक में भी धर्म संसद के आयोजन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया, जिसको लेकर अब साधु संत अजीबोगरीब तर्क दे रही हैं। तो वहीं मामला बढ़ता देख पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देश में धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलना जैसे शगल बन गया है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक में धर्म संसद के नाम पर अधर्म किया गया। अब महाराष्ट्र में भी धर्म संसद करने के लिए पुलिस प्रशासन से इजाजत मांगी गई थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। अनुमति नहीं मिलने के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। आज 11 बजे से शहर के अंजनेरी इलाके में होने वाली धर्म संसद से पहले शहर में धारा 144 लगा दी गई। यही नहीं, इसके आयोजक महंत गोविंद दास की रथ यात्रा को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन में तहरीर भी दी गई है। नासिक पुलिस ने आयोजकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल महंत गोविंद दास का दावा है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान कर्नाटक के किष्किंधा में नहीं था। इसी को लेकर वो अंजनेरी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इसके लिए नासिक पुलिस ने मंजूरी नहीं दी है और ऐसा माना जा रहा है कि वाद प्रतिवाद के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है। इस रथ यात्रा का अंजेरी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सोमवार शाम को स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था। टकराव के हालात को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अंजनेरी में मौजूद रथ को भी पुलिस ने फिलहाल गांव से बाहर निकाल दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद रथ यात्रा नासिक शहर से शुरू हो सकती है। महंत गोविंदास ये तर्क दे रहे हैं कि हनुमान का जन्म नासिक के अंजनेरी गांव में हुआ था। इसी को लेकर विवाद बढ़ गया है, जबकि एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे हैं। किसानों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रभु हनुमान के जन्म स्थान को लेकर विवाद खड़ा करना गलत है। देश में गड़बड़ी की जांच के लिए कई एजेंसियों का गठन किया गया है। सीबीआई से लेकर ईडी तक की टीम हेराफेरी करने वालों पर पैनी नजर रखती है। यहां तक कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं के घर की तलाशी भी ली जाती है, लेकिन हकीकत में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि करोड़ों की हेराफेरी की जांच कहां चल रही है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। यानी देश में जांच का केवल दिखावा है, असल में दोषियों को बचाना है। मोदी सरकार दावा करती है कि हम देश से भ्रष्टाचार की जड़ों को मिटाकर रहेंगे। इसके लिए कई कानून भी बनाए गए, साथ ही अफसरों को भी तैनात किया गया। लेकिन सरकार ने जो कहा था वो केवल कागजों में दब कर रह गया, जबकि हकीकत में तो देश में गड़बड़ी के लाखों मामलों में जांच ही शुरू नहीं की गई है। और अगर किसी केस की जांच शुरू हो गई तो सरकार की नाकाम नीतियों की वजह से वो अधूरी रह गई। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद वो दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर सके। सीएजी की रिपोर्ट में ये सब हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 5 दर्जन मामले तो 25 सालों से लटके पड़े हैं। सरकारी खजाने की 930 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि के दुरुपयोग, चोरी और नुकसान के कुल 135 मामले लंबित चल रहे हैं। 491 करोड़ 78 लाख रुपए की राशि से जुड़े 86 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू तो की गई, जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। वहीं 268 करोड़ 9 लाख रुपए के 17 मामलों में आपराधिक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया, मगर धनराशि की वसूली नहीं हो सकी। इनमें से सर्वाधिक 64 मामले 1995, 96 या इससे भी पहले के हैं। 25 सालों से ज्यादा पुराने इन 64 मामलों में 400 करोड़ 7 लाख रुपए की सरकारी धनराशि का नुकसान हुआ है। 2006 से 2010-11 के बीच कुल 17 मामले हैं, जिनमें 310 करोड़ 31 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे अधिक 41 मामले सिंचाई विभाग से जुड़े हैं। कुल 121 करोड़ 3 लाख रुपए के इन मामलों में से 4 मामलों में अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिनकी कुल राशि 16 करोड़ 7 लाख रुपए है, जबकि 36 करोड़ 95 लाख रुपए के 35 मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू तो की गई, मगर उसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। यह आंकड़े सरकार की उस नाकामी के गवाह हैं, जिसे वो हमेशा छिपाने की कोशिश करती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या नियत में खोट की वजह से नीतियां फेल हुई हैं? देश में 57 राज्यसभा सीटों का चुनाव दिलचस्प हो गया है। खासतौर पर राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोटों के गणित ने हर दल को मुश्किल में डाल दिया है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी उम्मीदवार मुश्किल में दिख रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को खरीद फरोख्त की आशंका सता रही है। खासतौर पर हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस को हरियाणा का इंक कांड भी याद आ रहा है। राज्यसभा चुनावों में विधायकों के वोटों की खरीद फरोख्त की कोशिशें शुरू हो गई हैं। विधायकों की घेराबंदी के लिए पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पार्टियां अपने विधायकों को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर चुकी हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में कांग्रेस ने की है। सभी विधायकों को राजस्थान पहुंचने का फरमान जारी कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से जी मीडिया ग्रुप के मालिक मैदान में कूद पड़े हैं। राजस्थान की 4 सीटों पर इस तरह से 5 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए कांग्रेस को 123 वोट चाहिए, लेकिन फिर भी उसे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि 2016 में हरियाणा में सुभाष चंद्रा उसके साथ खेल कर चुके हैं, जब कांग्रेस के आर.के. आनंद को 35 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला था। लेकिन वोटिंग के दौरान पैन बदल दिया गया था और आर.के. आनंद को मिले 14 वोट रद्द हो गए। इस बार सुभाष चंद्रा राजस्थान से बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा में भी वोटिंग की नौबत आ चुकी है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर चुनाव कराने की स्थिति बना दी है। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से बीजेपी के हिस्से 2 सीटें आती दिख रही थी, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए 42 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, उसे 2 सीट आसानी से मिल जाती और इसके बाद उसके पास 22 वोट अतिरिक्त बच रहे थे। पार्टी को 20 वोटों की कमी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है। इसे लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य में खरीद फरोख्त की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। वे खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा करना एक चाल थी। हमारी सरकार इस चुनाव पर कड़ी नजर रखे हुए है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद लंबे समय से जेल में बंद थे। सरकार ने उमर खालिद पर देशद्रोह सहित न जाने कितने मामले दर्ज किए थे। उनके बयानों को आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि देश विरोधी तक बता दिया था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। क्या कहना है कोर्ट का, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार तानाशाह सरकार है और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है। विपक्ष की तरफ से इस तरह के आरोप हमेशा ही लगते रहते हैं। वहीं विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार राजद्रोह कानून का भी इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाया जाता है। और उन्हीं में से एक नाम है उमर खालिद का, जिन्हें फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक टकराव की कथित साजिश के आरोपों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान महाराष्ट्र के अमरावती में भी उमर खालिद ने एक कार्यक्रम में भाषण दिया था, जिसे लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस का दावा था कि उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिया था। उमर खालिद लंबे समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसे सरकार के लिए करारा झटका माना जा रहा है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस का मामला इस बात पर आधारित है कि भाषण कितना आक्रामक था, तो ये अपने आप में एक अपराध नहीं है। खालिद का भाषण आपत्तिजनक और अरुचिकर था और मानहानि के समान हो सकता है, लेकिन ये एक देश विरोधी गतिविधि के समान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी उमर खालिद के वकील के उस तर्क पर की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उमर खालिद पिछले 2 साल से ऐसे गवाह के बयान के आधार पर जेल में है जिसकी कोई पुष्टि नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ था। हम आपको बता दें कि उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वो जेल में है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ इस विवाद में अब तक न जाने कितने मोड़ आ चुके हैं और मामलों में अभी तक बहस भी जारी है। वहीं इस मामले में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब हिंदू पक्ष पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर क्या है मामला और क्यों सवालों में घिरा है हिंदू पक्ष, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद कब थमेगा, अब ये सवाल सभी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि इस विवाद के चलते दोनों समुदाय आमने सामने आ गए हैं और अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार नए दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है और बीते दिन कोर्ट ने 4 जुलाई तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 और 8 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी तरफ बीती शाम को चारों वादी महिलाएं सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास को कोर्ट ने वीडियो फोटो का बंद लिफाफा सौंपा था। लिफाफा सौंपने के थोड़ी ही देर बाद वीडियो लीक हो गया था। ऐसे में इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जा रहा है। हालांकि महिलाओं का दावा है कि उनका सील पैक लिफाफा अभी तक खुला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो लीक हुआ है। वहीं वीडियो लीक होने के चलते कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और जब चारों वादी महिलाओं ने अपना सील बंद लिफाफा आज कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, तो जिला जज ने वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वीडियो लीक केस की भी
4 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब ज्ञानवापी मामले से जुड़ा कोई वीडियो लीक हुआ है, जबकि कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश हैं कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्सों को लीक किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब इस वीडियो के लीक होने के मामले में हिंदू पक्ष घिर गया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि हिंदू पक्ष ने ही वीडियो लीक किया है और मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष इस मामले से अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है और अब एक नए मामले पर बहस तेज हो गई है। वहीं इस विवाद को बढ़ते देख कोर्ट ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा फिलहाल वीडियो वादी पक्ष के पास रहेगा। ऐसे में अब ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि ऐसा करने के पीछे कौन है और उसकी क्या मंशा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया विवाद तो खड़ा हो ही गया, जिससे ये विवाद और आगे खिंच जाएगा। हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। 31 महीना पुरानी ये दोस्ती अब धीरे धीरे दुश्मनी में बदलती दिख रही है और इसका असर हरियाणा में होने वाले चुनावों पर भी दिख रहा है, जहां दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में जेजेपी ने साफ कर दिया है कि वो निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। बीजेपी के साथ निकाय चुनावों में कोई गठबंधन नहीं है और न ही जेजेपी राज्यसभा चुनावों में बीजेपी का साथ देगी। हरियाणा की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इन 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस ने अजय माकन को चुनाव मैदान में उतारा है तो बीजेपी से कृष्ण पवार उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगर 2 ही उम्मीदवार होते तो निर्विरोध चुनाव हो जाता, लेकिन अंतिम दिन पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुनाव को रोचक बना दिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि सत्ता में उसकी सहयोगी जेजेपी राज्यसभा चुनावों में उसकी मदद करेगी। जेजेपी के विधायक मतदान होने की सूरत में उसके प्रत्याशी को वोट देंगे, लेकिन अब जेजेपी ने साफ कर दिया है कि उसके विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि कार्तिकेय के पक्ष में मतदान करेंगे। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अब हम चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निकाय चुनाव हो या राज्यसभा, किसके साथ जाना है ये फैसला जेजेपी लेगी। राज्यसभा चुनावों में जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन का फैसला किया है। हम मर्यादा में रहकर कार्तिकेय के समर्थन में वोट मांगेंगे। खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बीजेपी को चुनावों में हम वॉक ओवर भी नहीं देंगे, उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। दूसरी ओर जेजेपी नेताओं की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि निकाय चुनावों के परिणाम तय करेंगे कि खट्टर सरकार कितने दिन चलती है। निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता है तो जेजेपी खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का विचार कर सकती है। ऐसे में राज्य चुनाव और फिर निकाय चुनाव तय करेंगे कि हरियाणा में खट्टर सरकार कितने दिन